बात की जा रही है यहां पर समुद्र सेतु के बारे में, जिसका मतलब होता है सी ब्रिज, यानी कि समुद्र के ऊपर ब्रिज। तो यहां पर जो बात बताई गई है, अभी हमारी कंट्री में ऑपरेशन चलाया गया था समुद्र सेतु, किसके द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो बाहर के हमारी कंट्री के सिटीजन है उनको अपनी कंट्री में वापस लाने की बात की गई थी। इंडियन नेवी के द्वारा यहां पर बात की जा रही है ऑपरेशन राहत के बारे में। तो किस कंट्री के लिए ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया था। इसी के साथ में मैंने आप लोगों से एक आइलैंड के बारे में पूछा था, और इस आइलैंड के बारे में कई सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में बताया गया। देखिए, अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग कुछ डिटेल भी उसके बारे में दे दिया करें। इससे क्या होगा, अगर आप लोग कुछ ज्यादा उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप लोग उसके एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है उसके लिए। तो ये आइलैंड जो है यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर डाइगो ग्रासिया। तो ये आइलैंड यहाँ पर किस कंट्री का है, ये आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में कुछ वीजा थे, उनके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आप लोगों को जाना है, तो वहां के लिए आप लोगों को वीजा लेना पड़ेगा। तो ये वीजा यूएसए के वीजा है, जो यहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोगों को दिए जाते हैं। तो अगर कोई स्किल्ड वर्कर है, उसको कौन सा वीजा दिया जाता है, तो उसका नाम क्या है। सीजनल वर्कर अगर कोई जाता है, तो उसके लिए कौन सा वीजा है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, यानी कि एक कंपनी का अगर कोई ऑफिस अलग अलग कंट्री में है, तो उसमें अगर उसको ट्रांसफर जाएगा उसके एम्प्लॉय को, तो कौन सा वीजा लगेगा। इसी के साथ में यहां पर जो वर्क और स्टडी दोनों के लिए जाते हैं, समर प्रोग्राम के लिए, उसके लिए कौन सा वीजा दिया जाता है। H4 वीजा जो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर यहां पर ये उनको वीजा दिया जाता है। और CGHR, ये मैंने स्टेक बाइट मोर्टेलिटी इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में बात की थी। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, CGR की, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी के साथ में कई बार आप लोगों से स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। तो दोनों के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आइए इनका आंसर यहां पर एक बार देख लेते हैं। इंडियन नेवी के द्वारा यहां पर समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया, जिसको सी ब्रिज भी यहां पर बोला गया। ऑपरेशन राहत जो था इंडियन नेवी के द्वारा यहां पर ये यमन में चलाया गया था। अगर मैप में आप लोग देखेंगे, तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, यहां पर ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां पर ये हो गया यमन, ठीक है। तो यहां पर जब सऊदी अरेबिया के द्वारा अटैक किया गया, तो यहां से आसपास वाले रीजन से अपनी कंट्री के जो सिटीजन है, इसी के साथ में नेपाल के और श्रीलंका के सिटीजन, उनको भी यहां से निकाला गया। तो ऑपरेशन राहत था यहां पर ये, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डाइगो ग्रासिया, ये आइलैंड के बारे में। तो ये यूके का आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखेगा। तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। H1B वीजा जो है यहाँ पर, ये स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए, जिसको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज जिसको देखने को मिलती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। इसी के साथ में बात करें, H1B जो वीजा है, ये इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, यानी कि अगर मेल को मिला है तो फीमेल डिपेंडेंट होगी, वाइफ होगी, बच्चे होंगे। और अगर फीमेल को मिला तो हो सकता है हस्बैंड डिपेंडेंट हो या फिर बच्चे। तो H4 वीजा उनको दिया जाता है। जो H1B वीजा, यानी कि जो स्किल्ड लेबर फोर्स है जो वहां पर जाती है, उसके डिपेंडेंट को H4 वीजा दिया जाता है। H1B वीजा हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट H2B वीजा के बारे में बात करते हैं। ये सीजनल वर्कर के लिए दिया जाता है। ये है यहाँ पर L1 वीजा, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर जब यहाँ पर होता है तब दिया जाता है। J1 वीजा रहता है स्टडी और वर्क के लिए, अगर कोई समर प्रोग्राम है तो उसमें दिया जाता है। ये सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, स्नेक बाइट मोर्टेलिटी के बारे में ये लोग बात करते हैं। स्नेक बाइट मोर्टेलिटी रिपोर्ट जो है यहाँ पर, ये एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव मोर्टेलिटी सर्वे के तहत यहाँ पर प्रेजेंट की गई। मैंने जब आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही कि स्नेक बाइट की वजह से कितने लोगों की हमारी कंट्री में यहाँ पर डेथ होती है, तो यहाँ पर कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया 5 लाख के करीब। देखिए 5 लाख डेथ नहीं होती यहाँ पर, ये 58,000 के करीब डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बच्चे के द्वारा तो ये बोला गया सर सारी यहाँ पर बहुत कम ये डेटा है, यहाँ पर इतनी नहीं होती है, इससे ज्यादा होती हैं। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं, क्योंकि जो यहाँ पर रिपोर्ट की गई है वो रिपोर्ट की गई जिनके बारे में कोई ना कोई यहाँ पर जाकर बता देता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कई सारे लोगों की जान जाती है, ठीक है। दुनिया भर के केस डेली रेप के हमारी कंट्री में होते हैं, पर लेकिन सामने कितने आते हैं, कितने सारे लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से घर में अत्याचार चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो डेटा होता है गवर्नमेंट का, हमेशा उससे ज्यादा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक्चुअल डेटा होता है। कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं सूखा हो गया, या कहीं पर लड़ाई दंगे हो गए, वहां पर लोगों की संख्या जो मारे जाने की होती है वो बहुत ज्यादा होती है, पर लेकिन उसको घटाकर बताया जाता है। उसका भी यही रीजन है, जनता में रोष न फैले। तो एक्चुअल डेटा जो भी होगा, पर लेकिन आप लोगों को हमेशा ऑफिशियल डेटा ही यूज करना है। अगर आंसर राइटिंग आप लोग लिख रहे हैं या फिर कहीं पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो जो ऑफिशियल डेटा है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में ना ही तो खुद आना है और ना ही ये इस तरीके से दूसरों को कंफ्यूजन में डालना है। तो ऑफिशियल डेटा जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आता है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट खुद जिसके बारे में वेरीफाई करती है, वो डेटा आप लोगों को हर जगह यूज करना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है यूएसएमसीए। तो क्या है ये, यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये जो डील है रिसेंटली कई बार न्यूज में देखने को मिलती है। ये जो डील है ये किसको रिप्लेस कर रही है यहाँ पर, जो कि कई बार न्यूज में नजर आती है। पहले बोला गया है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको आप लोग नाफ्टा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ट्रेड यहां पर बात की जा रही है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में। नेक्स्ट बात की जा रही है MESCOUR एग्रीमेंट। चौथा बोला जा रहा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है, ए बी सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है, सबसे पहले तो यही आप लोग याद रखिए कि 3 कंट्री का एग्रीमेंट है। ये आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में दे देगा कि हाँ क्या है इसके बारे में। तो मैक्सिको कनाडा ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पर यूएसए मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, इसको पहले नाफ्टा के नाम से जानते थे, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस ट्रेड को रिप्लेस कर अब नया ट्रेड डील यहां पर ये आ रहा है। जो यहां पर नाफ्टा है वो 1994 में पिक्चर में आया था, जिसको रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप जब भी यहां पर पिक्चर में आए तो उनको चीजें हजम नहीं हुई और उन्होंने बोला कि नया एग्रीमेंट यहां पर होना चाहिए। तो उसके चलते तीनों कंट्री के साथ में नया एग्रीमेंट था कि जिसके साथ में भी यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है उसको वो अप टू द मार्क ला सके। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि बाहर से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं यूएसए वाले और बेच कम रहे हैं। तो कनाडा के साथ में भी यही हालत है और मैक्सिको के साथ में भी यही हालत है। तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है इन सब एक्टिविटीज की वजह से। तो इसी के चलते यहां पर एक बिजनेस फ्रेंडली जो कि यूएसए को फायदा पहुंचाए उसके ऊपर फोकस देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये इसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है यहां पर, ये कितनी कंट्री है, कब इसको स्टैब्लिश किया गया, किसको रिप्लेस कर रहा है, तो आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया है यहां पर ये जो पैक्ट है ये साइन किया गया, इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। साइन किया गया था इंडिया पाकिस्तान और ब्रिटिश के जो बीच में इसको साइन किया गया था। दूसरा बोला गया ये जो एग्रीमेंट है इंश्योर करता है कंप्लीट सिटीजनशिप इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ये रिलीजन को ध्यान में न रखते हुए सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने की बात करता है, इसके ऊपर फोकस देता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि ये साइन किया गया था 1950 में, और जब साइन किया गया था ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था, ना कि ब्रिटिश के बीच में। पहली बात, इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पिक्चर में आया है, कई सारी जो चीजें हैं यहाँ पर नेहरू लियाकत पैक्ट के साथ में यहाँ पर इसके साथ में मैच करती है। ठीक है, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैच नहीं करती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर नेहरू लियाकत पैक्ट जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो सबसे पहले तो ये कि 1950 में इसको साइन किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा इंश्योर किया गया था कि जो माइनॉरिटी है थ्रू आउट द टेरिटरी उनको कंप्लीट सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। उनकी लाइफ, कल्चर, प्रॉपर्टी जो भी है उनका सबका ध्यान रखा जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, वर्शिप रहेगी, और इसी के साथ में जो सब्जेक्ट रहेंगे लॉ और मोरलिटी के लिए वो भी उनके लिए यहां पर फोकस देकर चला जाएगा। माइनॉरिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और इसी के साथ में जिस तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती है उसी तरीके से यहां पर रहेगी। कोई भी उनके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें यहां पर नेहरू लियाकत पैक्ट में बोली गई थी, जो कि रिसेंटली अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते न्यूज में है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से पास्ट का क्वेश्चन बन सकता है, इससे कोरिलेट करके आंसर बी हो गया। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है दिल्ली डायलॉग 11 के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया ये डिस्कस करता है यहां पर पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर जो एंगेजमेंट है इंडिया और सार्क कंट्री के बीच में। तो इंडिया और सार्क कंट्री के बीच में जो यहां पर एक्टिविटी है सारी सोशल कल्चर एंगेजमेंट ये सारी देखने को मिलती है। दूसरा बोला गया जो थीम है इस साल की डायलॉग की ये एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये इस बार की थीम है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि ये इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में है, ना कि इंडिया और सार्क कंट्री के बीच में। सार्क में टोटल आप लोगों को 8 कंट्री नजर आएंगे, आसियान में आप लोगों को 10 कंट्री का जो समूह है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। दूसरी जो बात यहां पर बोली गई है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, जो इसकी थीम है यहां पर ये इसकी कि एडवांसिंग पार्टनरशिप करनी है इंडो पैसिफिक रीजन में। और जब हम लोग सार्क कंट्री के बारे में बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप हमारी न्यूज में देखने को मिलता है। तो इंडो पैसिफिक को नॉर्मली एशिया पैसिफिक बोला जाता है, पर लेकिन ये टर्म जो है इंडो ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में आई है, तो इसलिए इसको इंडो पैसिफिक हम लोग बोल रहे हैं। दिल्ली में हुआ ये डायलॉग इसलिए यहां पर इसको
दिल्ली डायलॉग के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां पर हमारी कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये बेसिकली फोकस दिया गया, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया दिसंबर के महीने में ही। ठीक है, तो इसी के साथ में यहां पर एक और डायलॉग हुआ जो कि 6th इंडियन ओशियन डायलॉग, तो इसी के साथ में हुआ, तो वो भी फोकस दिया गया। क्योंकि जब इंडो पैसिफिक रीजन की हम लोग बात करते हैं तो इंडियन ओशन अपने आप न्यूज में आ जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 6th इंडियन ओशन डायलॉग कहां पर हुआ, तो वो भी न्यू दिल्ली में दिसंबर के महीने में भी अभी आप लोग को देखने को मिला। तो किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, बेसिक फोकस ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, आंसर भी है। आगे बढ़ता हूं, ये एक पिक्चर भी है आप लोगों के सामने जो इसी से रिलेटेड है, आप लोग याद रखते हैं दिल्ली डायलॉग या फिर दिल्ली संवाद, अभी आप लोग इसको बोल सकते हैं। थीम आप लोगों के सामने यहां पर लिखी हुई है, तो ये भी रिसेंटली प्रवासी भारतीय केंद्र न्यू दिल्ली में ये इवेंट अभी नजर आया। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं आप लोगों के सामने, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है अभी ये यहां पर आर्कटिक काउंसिल के बारे में, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये बताना है। हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो सेटअप की गई ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू, तो यहां पर ये आर्कटिक काउंसिल ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू इंप्लीमेंट की गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला जा रहा है जो मेंबर और जो ऑब्जर्वर हैं वो आर्कटिक काउंसिल के वो आर्कटिक स्टेट से ही रिलेटेड है ओनली, यानी कि जो आर्कटिक रीजन है उसी से रिलेटेड है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नोर, यानी कि कोई सा भी सही नहीं है। सही आंसर क्या है? बीसीएफडी सही आंसर यहां पर इसका है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो यहां पर हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी है वो ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू सेटअप की गई है। ठीक है, तो द आर्कटिक काउंसिल जो है वो ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू सेटअप की गई है, और ओटावा क्या है यहां पर? ये कनाडा की कैपिटल है। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट यहां पर बात करें, ऐसा नहीं है कि यहां पर यही इसके मेंबर हैं, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं है, वो भी मेंबर है यहां पर। आप लोग एक बार यहां पर इसके थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां पर रीजन देखिए, बेसिकली अगर आर्टिक रीजन की बात की जाए तो आर्टिक ओशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसके आसपास वाला जो रीजन है इसको आर्टिक रीजन के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन की बात यहां पर की जा रही है, तो आंसर यहां पर इसका ए सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ओनली आर्टिक मेंबर यहां पर नहीं है। जो यहां पर ये ओटावा डिक्लेरेशन जो पिक्चर में आया, तो कब पिक्चर में आया? तो 1996 में यहां पर ये पिक्चर में आया जब इसको साइन किया गया, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आइए आगे चलते हैं। और हाँ, एक छोटा सा फैक्ट रह गया आप लोगों का, वो ये है कि आर्कटिक काउंसिल आखिर बनाई क्यों गई? क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफी लार्ज स्केल पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के चलते जो ये ओशन है यहाँ पर, खासकर वो एक तरीके से जो यहाँ पर बर्फ है वो ओशन में पिघल कर जा रहा है, तो उसके चलते यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि जो सीट है यहाँ पर ये ग्रीनलैंड वाली, ये आर्कटिक सी वाली, वो काफी लार्ज स्केल पर पिघल रही है, तो कैसे उसको सेव कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से, उसके बारे में फोकस यहाँ पर दिया गया बेसिकली। तो आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। तो डीपीएसपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है, नहीं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बतानी है। देखिए, क्वेश्चन सही पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप लोगों को आता होगा पर लेकिन आप लोगों ने अगर सही नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आप लोग एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रखेगा। तो क्या क्या बातें एक एक कर नजर डाल लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है। ये ड्यूटी है स्टेट की जो कि अप्लाइज होती है, खासकर जो मेकिंग लॉ में मान लीजिए उन्होंने कोई इंप्लीमेंट करनी है, कोई वोटर से रिलेटेड स्कीम या फिर वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड स्कीम, तो यहां पर एक तरीके से मेकिंग लॉ जो है प्रिंसिपल है यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी ड्यूटी को, यानी कि अपनी ड्यूटी को लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। वेलफेयर स्कीम भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इनको। ठीक है, ये हेल्प करती है यहां पर एक तरीके से, जिस तरीके से यहां पर हेल्प करती है एग्जामाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, यानी कि एक तरीके से इसमें भी हेल्प करती है कि जो कोर्ट है वो एग्जामाइन कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, अगर उसके हिसाब से है कि नहीं है। ऑपरेट करती है लिमिटेशन, देखिए यहां पर बोला गया एग्जीक्यूटिव पर आर्बिट्रेरी लॉ या फिर लेजिस्लेशन पर यहां पर लिमिटेशन ये लगाती हैं। ठीक है, तो ये भी यहां पर बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए इनकरेक्ट है। ए बोला गया ए, वो डी में बोला गया ए बी सी, यानी कि तीनों की तीनों। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आंसर है इसके हिसाब से? तो जो आंसर है यहां पर यह है सी, क्योंकि डीपीएसपी जो है यहां पर ये कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं लगाती है, एक तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो समझे तो यहां पर इनको इंप्लीमेंट कर कर चल सकती है। ठीक है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को 5 साल बाद फिर उनको यहां पर जनता के सामने आना है और जवाब देना है कि क्या काम उनके द्वारा किया गया है, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है, वरना डीपीएसपी अगर फॉलो नहीं की जा रही है, इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है, तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो एक तरीके की डायरेक्शन है, इंप्लीमेंट की जाए तो अच्छी बात है, नहीं की जाए तो फिर 5 साल बाद गवर्नमेंट को खामियाजा
खामियाजा भुगतना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई इंपैक्ट इसका देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये पार्ट 4 में हमारे संविधान में रखी गई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को यहां पर डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि पार्ट 4 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 51A ये हमारी कंट्री में संविधान में चेंज कर ये ऐड किया गया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में रखी गई हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है वीओ वाईफाई, यानी कि वॉइस ओवर वाईफाई। ये इसके बारे में रिसेंटली अभी न्यूज में था, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। पहला बोला गया ऐप बेस्ड ये कॉलिंग एक्सपीरियंस स्मार्टफोन के थ्रू आप लोग ले सकते हैं अगर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या फिर ब्रॉडबैंड। दूसरा बोला गया है ये कॉल जो है यहां पर ये यूजिंग मोबाइल फोन यहां पर नंबर के थ्रू आप लोग इनको कर सकते हैं। तीसरा बोला जाए जो कनेक्शन यहां पर सेल्यूलर सर्विस का नॉट अवेलेबल या फिर वीक है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो यहां पर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं जहां पर कॉल ड्रॉप होती है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, डी बोला गया 1, 2 and 3। तो कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि 2 and 3 स्टेटमेंट यहां पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। तो इसको समझ लेते हैं आखिर कैसे कैसे क्या क्या यहां पर सही है, एक एक कर पॉइंट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है यहां पर। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए आप लोगों के फोन में जैसे सिम है और नेटवर्क वहां पर कम है तो इसको यूज किया जा सकता है। तो ये ऐप नहीं है जैसे व्हाट्सएप होता है वो आप लोग कॉल करने के लिए यूज करते हैं, तो यहां पर कोई ऐप डालने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। यहां पर अगर एयरटेल का सिम है, जैसे कि अभी भारतीय एयरटेल के द्वारा फर्स्ट वॉइस ओवर सर्विस हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई है, तो ऐप के थ्रू इसको कोशिश करने ये ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट ही अगर आप लोगों के पास में फोन से आप लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्मार्टफोन है तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। अभी जो सर्विस है वो लिमिटेड है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। पहले देखा जा रहा है कि हाँ इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, इसके बाद में आगे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। खासकर जहां पर जो कॉलिंग जो हो पाती है वहां पर, खासकर जहां पर नेटवर्क वीक है किसी पर्टिकुलर सिग्नल के, तो वहां पर भी इसके थ्रू आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। वैसे कॉल वैसी होगी जैसे व्हाट्सएप पर होती है, यानी कि बिना सिम के जैसे व्हाट्सएप पर कॉल कर लेते हैं उसी तरीके की आप लोग ये सर्विस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आप लोग एज ए माइंड में बैकग्राउंड में रख सकते हैं। आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो संविधान है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो वैल्यू है इंस्पायर करती है, जो गाइड करती है फ्रीडम स्ट्रगल, वो कहां पर मेंशन है, कहां पर इंबेडेड है? प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि प्रियम्बल में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। प्रियम्बल जिसको आप लोग प्रस्तावना बोलते हैं, वहां पर कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो प्रियम्बल में हर एक तरीके से हमारी कंट्री का जो संविधान है उसका पूरा खाका आप लोग समझ सकते हैं अगर प्रियम्बल को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिसको समझना है कि हमारे संविधान में क्या है, कि वो एक बार प्रियम्बल पढ़ लीजिए। तो प्रियम्बल का ओवरव्यू है हमारे संविधान में कि हमारे संविधान में आगे डिटेल में क्या मिलने वाला है। तो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का पार्ट है और उसको अमेंड किया जा सकता है। बस बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए आप लोगों को उसको अमेंड कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कहां से निकल कर आया? 1973 में केशवानंद भारती जो थे उनके केस के बाद में एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। बेसिक ढांचा होना चाहिए जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर इसकी इंप्लीमेंटेशन की भी बात यहां पर की जाती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, जब भी संविधान के बारे में आप लोग अमेंडमेंट किया फिर चेंज के बारे में आप लोग बात करते हैं, उसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो प्रियम्बल में यहां पर जो चीजें रखी गई हैं आज की डेट में हम लोग उसको अमेंड कर सकते हैं, पर लेकिन ये नहीं कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। तो इसके चलते कई बार आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है।